हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यदि आप भी इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2026 देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में होम साइंस गृह विज्ञान के 2 मार्क्स वाले 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। पिछले 2 वीडियो में मैंने 10-10 प्रश्न आप सभी को पढ़ा दिया है। यदि आप सभी हमारे साथ जुड़े होंगे तो 20 प्रश्न की तैयारी कर लिए होंगे। आज हम 21 नंबर क्वेश्चन से क्लास को स्टार्ट करेंगे और 30 नंबर क्वेश्चन तक क्लास को करेंगे। तो प्लीज़ आप सभी ध्यानपूर्वक देखिए, क्योंकि मैंने आपसे से वादा किया है कि 2 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास में दूंगा। 7 से 8 वीडियो या 10 वीडियो तक क्लास दूंगा। जितना भी दूंगा मैं लास्ट में आपसे को बता भी दूंगा व्हाट्सएप चैनल पे। तो प्लीज़ आप लोग अच्छे से अगर तैयारी कर लीजिएगा तो मैं गारंटी देता हूँ आपका एग्ज़ाम बहुत बेहतर जाने वाला है। तो ध्यानपूर्वक केवल आप क्लास को देखिए। आइए यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का कह रहा है सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं। तो कहे वे जीव जिन्हें मनुष्य नंगी आंखों से नहीं देख सकता तथा जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, उन्हें ही हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव किसे कहते हैं, तो यह सूक्ष्म सूक्ष्म से याद रखिएगा कि माइक्रो जीव की बात किया जा रहा है, जिसे मनुष्य मानव जो है यह नंगी आंखों से, मतलब जैसे हम आंख खोले हुए किसी चीज़ को देख रहे हैं, उस आंख से हम नहीं जिस चीज़ को देख सकते हैं उसी को हम क्या कहेंगे, सूक्ष्म जीव। जिसको देखने के लिए हमें सूक्ष्मदर्शी यंत्र की आवश्यकता पड़ता है। जैसे आप दही खाते हैं ना, सब लगभग लगभग खाते ही है। तो दही खाते हैं तो दही को अगर आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखिएगा तो इसमें ऐसे ऐसे सूक्ष्म जीव आपको मतलब पिलुआ नज़र आएगा कि आपका मन ही माने मतलब मन इतना ख़राब हो जाएगा कि आप कभी फिर दही खाओगे ही नहीं। हालांकि वो जो मतलब जीव होते हैं वो बेहतर होते हैं, आप खा सकते हैं। उससे आपको पौष्टिक ही मिलता है, आहार ही मिलता है, अच्छा बेहतर विटामिन मिलता है। लेकिन अगर आप सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख लेंगे और आपको पिलुआ उलुआ से घिन आता होगा तो फिर आप कभी भी नहीं खाएंगे। तो इसलिए मत देखना। चलो आगे बढ़ते हैं। विषाणु वायरस किसे कहते हैं। तो वायरस देखिए क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। विषाणु अकोषीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिकाओं में वंश वृद्धि कर सकते हैं। मतलब विषाणु जो है अकोशिकीय अति सूक्ष्म जीव है जो केवल जीवित कोशिका, मतलब अगर कोई जीवित कोशिका है तो उसमें ही अपना वृद्धि कर सकता है। शरीर के बाहर तो यह मृत समान होता है। मतलब विषाणु जो है, वायरस जो है, ये शरीर के बाहर जो है यह मृत्यु के समान होता है, मतलब मरा हुआ समान होता है, परंतु शरीर के अंदर जो है यह जीवित हो जाते हैं। शरीर के अंदर अगर कोई वायरस है तो वह जीवित रहता है, शरीर से बाहर रहता है तो वह मरा हुआ रहता है। विषाणु अत्यंत सूक्ष्म संक्रामक एजेंट है। अब विषाणु जो है यह अत्यंत सूक्ष्म मतलब बहुत ही छोटा माइक्रो संक्रामक एजेंट है जो अनेक माध्यमों से व्यक्तियों में प्रवेश करते हैं, और जैसे इन्फ्लुएंजा के माध्यम से, खसरा के माध्यम से, पोलियो के माध्यम से, HIV या हेपेटाइटिस, कोरोना आदि जो है इसके द्वारा यह विषाणु वायरस फैलता है। तो ये बहुत ही मतलब ऐसा है, मतलब एक बहुत ही सूक्ष्म एजेंट है जो किसी भी माध्यम से हम मतलब ऑक्सीजन ले रहे हैं, मतलब श्वास ले रहे हैं, उसके माध्यम से हमारे नाक में आ गया, फैल गया पूरे शरीर में। तो ये इस कारण से फैलता है। तो आप इसे याद रखोगे इस प्रकार से, ठीक है। चलिए 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न, ये प्रश्न को आप लोग हैं ना नोट कर लीजिए, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। व्यक्तिगत स्वच्छता पर्सनल हाइजीन किसे कहते हैं। अपने शरीर को स्वच्छ रखना, जिसमें विशेष तौर पे हाथ, बाल, नाखून और कपड़े की स्वच्छता आता है। मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब पर्सनल हाइजीन में आप क्या रखेंगे, तो अगर आपको खुद स्वच्छ रखना है तो आप क्या करेंगे, अपने हाथ को साफ सुथरा रखेंगे, बाल को साफ सुथरा रखेंगे, ज़्यादा बड़ा बड़ा नाखून नहीं रखेंगे। आजकल के लड़कियां का पता नहीं कौन सा मतलब ये फैशन चल गया है कि बड़ा बड़ा नाखून रखता है। बहुत गलत चीज़ है, बहुत गलत चीज़ है, नहीं रखनी चाहिए, बहुत गलत चीज़ है। आप पता है इस नाखून के साथ साथ आप मतलब बड़ा बड़ा नाखून रखते हैं, कितना भी आप कहिएगा ना, लड़की लोग कहते हैं हम साफ करके रखते हैं, कितना भी साफ करके रखिएगा ना, इसमें गंदगी तो भर जाता है, किसी न किसी तरीके से गंदगी जाएगा। और उसी गंदगी के साथ आप क्या है, तो हाथ से खाना लेते हैं और मुंह में डालते हैं, खाते हैं, वो गंदगी आपके शरीर के अंदर भी जाता है। तो बहुत ख़राब चीज़ होता है, नहीं रखनी चाहिए, ठीक है। तो यह जो हाथ, बाल, नाखून और कपड़ों की स्वच्छता आता है, मतलब व्यक्तिगत अगर आपको खुद स्वच्छ होना है तो आप अपने हाथ को हमेशा साफ सुथरा रखेंगे, बाल को साफ सुथरा रखेंगे, नाखून को साफ सुथरा रखेंगे, बेहतर कपड़े पहनेंगे, ठीक है। व्यक्तिगत स्वच्छता से तात्पर्य किसी व्यक्ति के अपने शरीर, अंगों और कपड़ों की स्वच्छता रखना जिससे वह स्वस्थ रह सके। मतलब व्यक्तिगत स्वच्छता से यह तात्पर्य होता है कि एक व्यक्ति जो है
अपने आप को मतलब स्वच्छ रखे ताकि वह मतलब स्वस्थ रहे, किसी भी बीमारी से बचे। ठीक है, अगर आप मान लीजिए आप बहुत ज़्यादा मतलब आजकल देखोगे ना, बहुत सारा लड़की हो गया, अभी खास करके लड़कियां ही पढ़ते, तो मुझे थोड़ा लड़की को रोस्ट करने में भी मज़ा आता है कभी कभी। तो लड़की तो मतलब एकदम वो बाल झाड़ी रहेगी, वो जीन्स पहनी रहेगी, टी शर्ट पहनी रहेगी, या अपना जो भी ड्रेस है वो ड्रेस पहनी रहेगी, लेकिन जब उसके बाल को देखोगे तो उस बाल में बहुत ज़्यादा जू रहता है। ठीक है, जू रहता है। तो जब तुम जू को साफ़ नहीं कर रहे हो और बाहर निकल रही हो तो हीरोइन बन रही हो, तो क्या फ़ायदा? आप खुद को तो स्वच्छ नहीं रख रहे हो, तो इसलिए मतलब पूरी चीज़ को स्वच्छ रखिए आप अपने शरीर को। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं, व्यक्तिगत स्वच्छता में खुद को स्वच्छ रखना आता है। तो इस प्रकार से आप इसे याद रखिएगा। चलिए, 23वां प्रश्न हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न देखिए। 24वां प्रश्न कह रहा है कि ग्रामीण स्वच्छता, अब वहाँ पहला था व्यक्तिगत स्वच्छता मतलब खुद को स्वच्छ रखना, और ग्रामीण स्वच्छता में क्या हो गया, तो हम अपने गांव को स्वच्छ रखेंगे, मतलब हमारा विलेज जो है इसे स्वच्छ रखेंगे। तो इसे स्वच्छ कब रख सकते हैं, जब हम आपस में मतलब हम जितने भी गांव वाले हैं, सारे गांव वाले मिलकर नदी नाला पे मूत्र जो भी स्थान है, वह सार्वजनिक स्थान हो गया या अपना निकटतम स्थान हो गया, उस सभी स्थान को साफ सुथरा रखेंगे, ताकि हमारा ग्राम जो है, रूरल सेंसेशन जो है, या हमारा घर जो है मतलब साफ सुथरा रहे, हमारा एरिया साफ सुथरा रहे। तो एक ग्राम को, एक विलेज को स्वच्छ रखने के लिए आपको क्या करना होगा, तो आपको अपने सबसे पहले आपको अपने खुद के घर को स्वस्थ रखना होगा। ठीक है, उसके बाद आप अपने गली को स्वस्थ रखिए, फिर आप अपने मोहल्ले को स्वच्छ रखने की कोशिश कीजिए, और जब मोहल्ला आपका स्वच्छ रहेगा तो फिर आप धीरे धीरे पूरे गांव को स्वच्छ कर पाएंगे। ये तीन ही चीज़ तो करना है, खुद को स्वच्छ रखिए, ठीक है, और उसके बाद आप अपने गली को, मोहल्ले को स्वच्छ रखिए, और फिर अगर आप अपना अपना कार्य कर लिए तो फिर गांव तो अपने आप स्वच्छ हो ही जाएगा। तो बेसिकली इसमें यही आपको पढ़ाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिए, देख लीजिए। ठीक है, एक बार मैं पढ़ देता। ग्रामीण स्वच्छता, ग्रामीण स्वच्छता से तात्पर्य है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तरल एवं ठोस अपशिष्ट निपटान, व्यक्तिगत एवं भोजन संबंधी स्वच्छता, घरेलू पर्यावरण स्वच्छता, इन सभी का मिलाजुल प्रयास ग्रामीण स्वस्थ होने में सहायक होता है। और ग्रामीण स्वच्छता के लिए आवश्यक जो है स्वस्थ निवास स्थान, शुद्ध पेयजल, मल मूत्र एवं कूड़े एवं उचित निवारण, गंदे पानी का निकासी और भोजन संबंधी स्वच्छता का उचित ज्ञान आदि रखना। तो ये मतलब वही बात बोल रहे हैं ना कि अगर आपको एक ग्रामीण को स्वच्छ रखना है तो आपको इन सारे चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि मतलब शुद्ध जल हम हमेशा पिए। ठीक है, शुद्ध जल पिए मतलब, और उसके बाद मल मूत्र का बहाव सही से हो, गंदगी ना फैले कहीं पे, कूड़े कचरे कहीं पे ना हो, उसका निवारण हो, गंदे पानी का निकासी हो जाए सही से, आपके गाँव से नाली उली बना हो उसके माध्यम से। ठीक है, भोजन संबंधी स्वच्छता का ख्याल रखेंगे तो हम खुद को मतलब ग्रामीण को स्वच्छ रख सकते हैं। ग्रामीण स्वच्छता को आप इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। कृत्रिम प्रतिक्षण क्या होता है, कृत्रिम प्रतिक्षण क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। कह रहा है कि शिशु के शरीर से बाहर से इंजेक्शन के द्वारा, शिशु के शरीर में बाहर से इंजेक्शन के द्वारा, मुख्य ओरल ड्रॉप के रूप में या वैक्सीनेशन के द्वारा प्रतिरोधक क्षमता प्रवेश कराई जाती है, उसे कृत्रिम प्रतिक्षण कहते हैं। कृत्रिम प्रतिक्षण किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे कृत्रिम प्रतिक्षण मतलब एक शिशु में क्या है, तो या तो इंजेक्शन के माध्यम से या तो किसी ड्रॉप के माध्यम से हम उसे वैक्सीनेशन कर रहे हैं, मतलब दवाई दे रहे हैं, ताकि उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है यह बढ़े और वह रोगों से लड़ सके। इसी को हम क्या कहते हैं, तो कृत्रिम प्रतिरक्षण कहते हैं। ठीक है, तो ये आप इस प्रकार से याद रखोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है 1 2 3 में, मतलब यहाँ पे उदाहरण में भी दिया गया है, 2 उदाहरण दिया गया। टीकाकरण द्वारा, टीका द्वारा विभिन्न संक्रमण रोगों की प्रतिरक्षक दवाइयाँ शरीर के टीके के माध्यम से प्रवेश कराई जाती है, जिससे विभिन्न बीमारियों से बचाव किया जाता है। संक्रामक रोग से ग्रसित होकर, संक्रामक रोग से ग्रसित होने पर जब व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है तब उसे रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कराई जाती है। तो ये उसके बाद देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इसको आप लोग कह रहा है कि विपासन क्या है, विपासन क्या होता है, आइए इसको समझते हैं। ठीक है, विपासन ही है।
प्लेलेट्स, प्लेलेट्स जिसे आप कहते हैं ना, प्लेलेट्स, हाँ ठीक है, प्लेलेट्स समझिए, विपासन नहीं, हिंदी में नहीं समझ में आया तो प्लेलेट्स। कह रहे कि प्लेलेट्स छोटी रक्त कोशिका होती है जो शरीर के रक्त स्राव को रोकने के लिए थक्के बनाने में मदद करती है। मतलब शरीर प्लेलेट्स जो है ये कोशिका की सबसे छोटी इकाई होता है, कह रहे छोटी रक्त कोशिका होती है जो शरीर में रक्त स्राव को रोकने, मतलब रक्त बाहर न निकले, रक्त जो है ये हमारे शरीर से बाहर न निकले, इसी को रोकने का काम कौन करता है, तो हमारे शरीर में प्लेलेट्स करता है। अब प्लेलेट्स जो है ये कुछ लसीले होते हैं, इसीलिए कहीं कट जाने पर ये अधिक संख्या में इकट्ठे होकर आपस में चिपक जाते हैं और कटे स्थानों को भर देते हैं, जिससे रक्तस्राव बंद हो जाता है। सामान्य प्लेलेट्स काउंट जो है ये 1.5 लाख से 4.5 लाख प्रति माइक्रोलीटर रक्त होती है। याद रखेंगे, देखिए प्लेलेट जो है ये चिप की तरह रहता है, जैसे गूंद रहता है ना, उस प्रकार का रहता है। और इसका काम क्या रहता है, इसका सबसे बड़ा काम रहता है कि हमारे शरीर का खून जो है ये बाहर ना निकले, खून बाहर ना निकले। इसलिए आप देखेंगे थोड़ा बहुत भी कहीं पे कटेगा फटेगा ना, तो फौरन क्या है वहाँ पे चिपचिपा पदार्थ जो है ये मतलब खून के साथ साथ वो भी निकलता है, और निकल को इस प्रकार से जम जाएगा कि खून आना कुछ ही देर में बंद हो जाता है। तो यही काम जो है प्लेलेट्स का होता है। और प्लेलेट्स काउंट जो है ये सामान्य शरीर में जो है ये 1.5 लाख से 4.5 लाख तक होनी ही चाहिए कम से कम, ठीक है। हालांकि इसकी भी कमी जैसे ही आपके शरीर में होगा उसके बाद आपको नारियल पानी पीनी चाहिए, बेहतर फल खानी चाहिए, और प्लेलेट्स की संख्या बढ़ानी चाहिए ना, क्योंकि प्लेलेट्स अगर आपका मतलब 50,000 से नीचे आया ना, तो समझो आपकी स्थिति बहुत ख़राब हो गई। आपको मतलब डॉक्टर से मिलनी चाहिए फ़ौरन और अच्छे से अपना इलाज करवानी चाहिए। स्तनपान क्यों ज़रूरी है? स्तनपान जो है एक महिला का स्तनपान कराना क्यों ज़रूरी है बच्चों को? कह रहा है शिशु के निम्नलिखित कारणों से माँ का स्तन जरूरी है। मतलब शिशु को स्तनपान कराना इसलिए ज़रूरी है, माँ के दूध में सभी पोषक तत्व उपस्थित होते हैं। माँ का दूध जो है इसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं। माँ का दूध शुद्ध होता है, स्वच्छ होता है तथा प्रतिद्रव्य युक्त होने के साथ साथ रोगाणु से लड़ने की क्षमता होती है। संबंधियों व घर से बाहर क्रेच व डेल केयर केंद्रों दोनों जगह प्रयास हो सकते हैं। तो इस प्रकार से मतलब माँ का दूध पिलाना इसलिए हमें ज़रूरी होता है, ताकि मतलब बच्चा जो है ये उसे पोषक तत्व, पूरा पोषक तत्व मिल जाए, और वह मतलब शुद्ध दूध भी पिए, स्वच्छ रहे तथा रोगों से लड़ने की उसके अंदर ताकत है, क्षमता है। तो इस प्रकार से आप इसे समझ सकते, लिख सकते। वायु प्रदूषण क्या कहते हैं? वायु प्रदूषण वही हो गया कि हम एयर प्रदूषण कर रहे हैं, हवा को प्रदूषित कर रहे हैं किसी भी माध्यम से, तो वायु प्रदूषण कहलाएगा। आइए इसको भी समझ ही लेते हैं। काहे कहिएगा कि सर नहीं समझा है। तो वायु प्रदूषण प्राकृतिक और मानवीय कारण से वायु में प्रदूषित होने की प्रक्रिया वायु प्रदूषण कहलाते हैं। अब वायु प्रदूषण कैसे होगा? तो या तो प्राकृतिक भी कारण हो सकता है और मानवीय कारण भी हो सकता है। अब कहिएगा कि सर यहाँ पे प्राकृतिक कारण क्यों होगा? तो मैं बता रहा हूँ क्यों होगा। मान लीजिए खूब तेज का हवा चला, ठीक है, खूब तेज का हवा चला, कहीं की गंदगी को उड़ाकर हवा में अपने ऊपर ले गया, गंदा कर दिया, तो क्या हो गया? मतलब वो प्राकृतिक द्वारा हमारे जो ऑक्सीजन था उसे गंदा किया गया। क्या किया गया? गंदा किया गया। और मानव के द्वारा भी किया जाता है, जैसे खूब ज़्यादा गंदा धुआं छोड़ना, किसी चीज़ को जला देना, तो जलाकर वो धुआं बनता है, ऊपर जाता है, जो हमारा ऑक्सीजन रहता है उसे गंदा कर देता है, मतलब जो हमारे वायु रहता है उसे गंदा कर देता है। तो यही क्या कहलाता है? प्रदूषण कहलाता है, वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु में भौतिक, रासायनिक और जैविक लक्षणों से होने वाला अवांछित व हानिकारक परिवर्तन को ही हम प्रदूषण कहते हैं। शुद्ध पेयजल के गुण को लिखिए, ठीक है। शुद्ध पेयजल के गुण क्या हो सकते हैं? शुद्ध पेयजल जब हम पिएंगे तो इसके क्या गुण होंगे, आइए देखते हैं। तो शुद्ध जल जो होगा वह रंगहीन होगा तथा गंधहीन होगा, अच्छे स्वाद का होगा। मतलब शुद्ध जल जो है सबसे पहले तो वह रंगहीन होगा, उसका किसी भी प्रकार का रंग नहीं होगा, वह गंधहीन होगा, किसी भी प्रकार का गंदगी महसूस नहीं होगा, गंधहीन रहता है, अच्छे स्वाद का होता है, मतलब मीठा मीठा लगेगा वह जल। शुद्ध जल मिलावट से मुक्त होता है, मतलब शुद्ध जल जो है ये इसमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं किया गया रहता है। जैसे वर्षा का जल, वर्षा का जल आप पीजिएगा तो एकदम शुद्ध जल होता है वर्षा का जल। मनुष्य द्वारा प्रयोग के लिए सुरक्षित होता है, शुद्ध जल जो है मनुष्य को प्रयोग करने के लिए बहुत ही सुरक्षित होता है। रोग जनक
कीटाणु रहित होता है, मतलब इसमें मतलब जो शुद्ध जल होगा उसमें किसी भी प्रकार का कीटाणु नहीं रहेगा, जिससे आप मतलब बहुत ज़्यादा लंबा समय तक अपने जीवन को यापन कर सकते हैं, बेहतर जल पी सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर सलाह देता है खास करके कि आप गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी इसलिए कहता है कि जैसे ही अगर पानी गर्म होता है तो उसमें जितने भी कीटाणु रहते हैं वो कीटाणु सारे क्या है तो मर जाते हैं, और गंदगी जो भी रहते हैं वो भाप बनकर निकल जाते हैं, तब हमारा शुद्ध पानी बनता है। अगर आप ऐसे ही मान लीजिए चापाकल से पानी निकाल रहे हैं तो डॉक्टर हमेशा सलाह देता है कि आप चापाकल से जो पानी निकाले उसे गर्म करके पिया कीजिए। लेकिन आजकल कहाँ कोई पीते हैं, हम खुद नहीं पीते हैं, आपको समझाने के लिए समझा रहे हैं। 30वां प्रश्न देखिए, 30वां प्रश्न इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, जरा सा ध्यान से देखिएगा। 30वां प्रश्न कह रहा है वृद्धि तथा विकास को परिभाषित कीजिए। अच्छा, दोनों एक ही साथ कह दिया है कि वृद्धि तथा विकास को परिभाषित कीजिए। तो वृद्धि आकार, लंबाई एवं वजन में होने वाले प्रत्येक परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। मतलब वृद्धि क्या होगा, तो किसी चीज़ की आकार में, जैसे मान लीजिए एक बच्चा का हाथ जो है ये पहले 1 सेंटीमीटर का रहता है, ठीक है, और ये फिर बढ़कर 5 सेंटीमीटर का हो रहा है, तो इसके आकार में वृद्धि हो रहा है। लंबाई में बच्चा का लंबाई जो है यह औसतन लंबाई, एक प्रश्न भी आता है आपके एग्जाम में कि बच्चे के औसतन, जब बच्चा पैदा लेता है तो उसका औसतन लंबाई जो है कितना होता है, 50 सेंटीमीटर होता है, 40 से 50 सेंटीमीटर के बीच में। तो बच्चा तो इतना ही मतलब 40 से 50 सेंटीमीटर के बीच में ही पैदा होता है, मतलब इसका औसतन लंबाई रहता है। लेकिन धीरे धीरे क्या है तो वो वृद्धि करता है और बड़ा होने लगता है, फिर 1 फुट का होता है, 2 फुट का, 3 फुट का, इस प्रकार से कोई 5 फुट का, कोई 4.5 फुट का, कोई मतलब छोटा ही कम ही फुट का रहता है, कोई बहुत लंबा फुट का हो जाता है। तो ये क्या है, तो इसके लंबाई में वृद्धि हो रहा है, ठीक है। वजन में वृद्धि होना, बच्चा जब पैदा लिया तो उसका वजन 2 से 2.5 किलो रहता है, ठीक है, 2.5 से 3 किलो तक ज़्यादातर रहता है, इससे ज़्यादा जाता नहीं है भारतीय बच्चे का वजन। लेकिन धीरे धीरे क्या है वही बच्चा 5 kg का होने लगता है, 10 kg का होने लगता है, 20 kg का, कोई 40 kg, कोई 50 kg, कोई 60 kg, कोई 70, इस प्रकार से मतलब उसका वजन भी बढ़ने लगता है। तो ये सब हो रहा है, मतलब परिवर्तन हो रहा है, या तो वृद्धि के आकार में वृद्धि हो रहा है, या लंबाई में वृद्धि हो रहा है, या वजन में वृद्धि हो रहा है। तो ये सब क्या है तो परिवर्तन वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है, परिवर्तन वृद्धि, मतलब वृद्धि कहलाता है। ये सब प्रत्येक परिवर्तन जो ये क्या कहला रहा है, वृद्धि कहला रहा है। इसकी माप की जाती है, इसकी माप जो है ये की जाती है। ये सामान्य शरीर के आकार, लंबाई तथा वजन में वृद्धि हेतु प्रयोग होता है। ये क्या है तो सामान्य शरीर के आकार में, लंबाई में तथा वृद्धि में प्रयोग किया जाता है। विकास क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, वृद्धि और विकास आपको लग रहा होगा कि एक ही चीज़ है, लेकिन अलग अलग चीज़ है। वृद्धि में हम देख रहे हैं कि किसी का लंबाई बढ़ रहा है तो मतलब वो वृद्धि कर रहा है, किसी का आकार में वृद्धि हो रहा है, किसी भी चीज़ के आकार में तो वो वृद्धि कर रहा है, किसी का वजन बढ़ रहा है, कम रहा है, तो ये वृद्धि के अंतर्गत आ रहा है। लेकिन विकास में करें स्वभाव में परिवर्तन। अब देखिए यहाँ पे क्या करें, स्वभाव में परिवर्तन, जैसे त्वचा का कठोर हो जाना, त्वचा जो है हमारा ये मानव शरीर का जो त्वचा होता है इसको कठोर हो जाना, बालों का शरीर पर उगना, बालों का क्या है, बाल जो है हमारे शरीर में उगने लगा है, ठीक है, तो ये क्या है विकास हो रहा है। बच्चों का सफ़ेद होना आदि क्रियाएं विकास के अंतर्गत आता है। मानसिक, भावनात्मक, नैतिक एवं सामाजिक आदि पक्षों में विकास होते हैं। विकास की विभिन्न अवस्था होती है जो एक दूसरे से संबंध होते हैं। तो आप लोग इस प्रकार से वृद्धि तथा विकास को समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज की इस वीडियो को यहीं पे स्थगित करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। अगले क्लास में हम 31 नंबर प्रश्न से 40 नंबर तक के प्रश्न की क्लास देखेंगे। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा और अच्छे से क्लास कीजिएगा। बाकी कोई भी जानकारी के लिए आप लोग, मैं हर एक वीडियो में नंबर दे रहा हूँ, तो आप लोग इस नंबर को नोट करके पर्सनल आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, टॉपर हॉट नोट्स ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और बने रहिए हमारे साथ, तैयारी कीजिए। और व्हाट्सअप तथा टेलीग्राम चैनल को यदि फॉलो नहीं किए हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, दोनों को क्लिक करके फॉलो कर लीजिए ताकि आने वाला हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।